उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने के बाद से अभ्यर्थियों के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात होगी बीएड पात्रता विवाद मामले में किसका पक्ष मजबूत है, क्योंकि कल महत्वपूर्ण सुनवाई होना प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश में और 19 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। बात करेंगे दरोगा भर्ती से संबंधित एक मामला माननीय कोर्ट में विचाराधीन था, पेपर लीक जैसे और विभिन्न प्रकार की विसंगतियों को लेकर के, उसमें माननीय कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। साथ ही साथ बात होगी रीट 2022 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब जारी होंगे और रीट परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। साथ ही बात करेंगे डीएलएड के वर्ष 2022 में जो सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित की गई थी उसके रिजल्ट के बारे में क्या कुछ नया अपडेट है। अंत तक बने रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अभी हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनसे साफ तौर पे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसके बाद से अभ्यर्थी काफ़ी क्षुब्ध हैं और जुलाई अंत तक एक बार फिर से सड़कों पर उतर करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, ताकि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश की वर्तमान सरकार इसी वर्ष जारी कर सके, क्योंकि लगातार पिछले 4 वर्षों से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और लगभग 4 बैच डीएलएड के और लगभग 5 बैच बीएड के कंप्लीट कर चुके हैं और शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं है। जबकि मानक आरटी एक्ट का ये कहता है कि अब उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में लाखों की संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो आखिर इतना लेट लतीफ़ी क्यों किया जा रहा है, क्यों बार बार छात्र शिक्षक अनुपात का बहाना बनाया जा रहा है, इन्हीं सबसे क्षुब्ध होकर के अब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ये फिर से सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश बीएड छात्र संघ के द्वारा यूपी टेट 2021 में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मैटर की सुनवाई करने के लिए जो सरकार की तरफ से एजी हैं उनको पैरवी करने के लिए अनुरोध किया गया था बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा। इसी प्रकार से जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत पैरवी रखी जाए। और क्या कुछ नया हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। अभी जो आपने देखा कि बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था, अब बात कर लेते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है। लगातार अभ्यर्थी 11 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में पीएमओ का जो ऐप है उस पर जा करके शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय को इनके मेल आईडी पर लगातार 11 जुलाई से 15 जुलाई तक डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा दबाव बनाने के क्रम में मेल किया जा रहा है। इसके बाद से 18 जुलाई को सुबह 8 बजे सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने के लिए अभ्यर्थी फिर से एक बार ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं, जिसका हैशटैग होगा डीएलएड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। स्क्रीन पर आप पीएमओ ऑफिस से जिस प्रकार से अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं उसकी एक शिकायत की कॉपी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए ये कहा गया है कि जो माननीय हाईकोर्ट जोधपुर के द्वारा फैसला दिया गया था 25 नवंबर 2021 को, उसको स्वीकार करने और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील को वापस लिए जाने के लिए अभ्यर्थी अनुरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इस केस को क्लोज कर दिया गया है और क्या रिमार्क दिया गया है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ग्रीवांस रिलेटेड टू सबजुडिस मैटर आर नॉट टेकन फॉर रिड्रेस अंडर CPGRAMS, मतलब कि मामला पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस प्रकार के मामले को पीएमओ कार्यालय भी अक्षम है हैंडल करने के लिए, ये कहा जा रहा है पीएमओ ऑफिस के द्वारा। इसके अलावा अभ्यर्थियों के द्वारा जिस प्रकार से एनसीटी और MHRD मिनिस्ट्री को लगातार मेल करके जानकारी दी जा रही है, इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा ये एक अटैचमेंट लगाया जा रहा है जिसमें पूरे मामले से एनसीटी और MHRD मिनिस्ट्री को अवगत कराया जा रहा है। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि MHRD मिनिस्ट्री और एनसीटी के द्वारा ही बनाया हुआ ये कानून है, तो सब कुछ उनके संज्ञान में है। लेकिन अभ्यर्थी एक तरीके से अनुरोध कर रहे हैं भावनात्मक तौर पर कि जो एनसीटी और MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा केस किया गया है उसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि अब डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी हो चुकी है। आप स्क्रीन पर पूरा ज्ञापन की कॉपी देख पा रहे होंगे। अब बड़ा सवाल ये आता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जीतेगा कौन। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से निश्चित तौर पर डीएलएड अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत है, क्योंकि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो ही गलत पाया गया था माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा और एनसीटी और MHRD मिनिस्ट्री गलत तरीके से अपने शक्तियों का प्रयोग करके 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। लेकिन हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बीच के रास्ते पर कार्य करे। एक फैसला ये दिया जा सकता है कि हो सकता है कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर ना निकाला जाए, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट
के द्वारा तय की जा सकती है। क्योंकि अगर इन केस माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड के अगेंस्ट में फैसला दे भी देता है और 28 जून 2018 के इस नोटिफिकेशन को रद्द भी कर दिया जाता है, उसके बाद भी केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं जिसका प्रयोग करके वो बैकडोर से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एंट्री दे सकता है। कौन कौन से हैं वो रास्ते? पहला तो ये रास्ता है कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने जो 2 पॉइंट के आधार पर 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द किया था, उसमें पहला पॉइंट ये था कि केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो एनसीटी को आदेश पारित करे किसी भी नोटिफिकेशन को जारी करने के क्रम में। केंद्र सरकार के पास किसी पर्टिकुलर एक राज्य में ही शिक्षक भर्ती से संबंधित एलिजिबिलिटी तय करने का अधिकार है। तो हो सकता है कि एनसीटी एक्ट में बदलाव कर दिया जाए, और दूसरा केंद्र सरकार ये कर सकती है कि आरटी एक्ट 2009 में ही संशोधन कर दे। तो रास्ते खुले रहेंगे केंद्र सरकार के पास अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ अगेंस्ट में भी फैसला आता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यूपीएसआई जो दरोगा भर्ती हुई थी उस परीक्षा में गड़बड़ी संबंधी आरोपों की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला 25 तारीख को जारी किया जाएगा। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2020-21 में आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप को लेकर के रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। सीजेएम श्री रवि कुमार गुप्ता ने अर्जी पर सुनवाई के बाद 25 जुलाई के लिए आदेश सुरक्षित कर लिया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में अर्जी देकर के बताया है कि इस परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए तथ्यों एवं सबूतों के प्रथम दृष्टया भर्ती में भारी गड़बड़ी की आशंका है। वहीं परीक्षा के दौरान एसटीएफ ने भी कई एफआईआर दर्ज किए हैं। गोरखपुर में दर्ज 2 एफआईआर में परीक्षा कराने वाली एजेंसी का नाम लिया गया है और इस एजेंसी के कई राज्यों में ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद यहां उसे काम दिया गया है। इससे मामला गंभीर जान पड़ता है। इतना ही नहीं, पीईटी में बहुत कम नंबर पाने वाले कई अभ्यर्थियों का दरोगा भर्ती परीक्षा में भारी नंबर मिले हैं। इससे परीक्षा की सूचिता पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रीट 2022 परीक्षा के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के काफ़ी अभ्यर्थियों ने रीट 2022 के लिए आवेदन किया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 23 और 24 जुलाई 2022 को ये परीक्षा संपन्न होने जा रही है। परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक जो सरकारी बस की सुविधा होती है वो पूरी तरीके से मुफ्त रहेगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य से भी जा रहे हैं राजस्थान में तो भी आप इसकी सुविधा ले सकते हैं। सिर्फ आपको रीट 2022 का एडमिट कार्ड दिखाना होगा और यहाँ पर 6 दिन के लिए बस सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क कर दी गई हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जितने भी अभ्यर्थियों ने जो अपना जिला प्रथम वरीयता के लिए दिया था, 86% अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता का ही जिला दिया गया है और लगभग 10% अभ्यर्थियों को उनका दूसरा वरीयता का जिला दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो अन्य राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2,01,161 है, यानी कि कुल संख्या का लगभग 12% अन्य राज्य से अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हुए हैं। और अगर कुल अभ्यर्थियों की बात की जाए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने रीट 2022 के लिए आवेदन किया है उनकी संख्या है 15,66,992। रीट 2022 के लिए एडमिट कार्ड की अगर बात की जाए तो आयोग द्वारा दी जा रही जानकारी के अनुसार 14 से 15 के बीच में हर हाल में रीट 2022 के लिए एडमिट कार्ड आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। डीएलएड वर्ष 2022 में जो सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित की गई थी उसके रिजल्ट के बारे में कब तक घोषित होगा इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो दिनांक 13 जुलाई 2022 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा सभी डाइट प्राचार्य और निजी डीएलएड संस्थानों के प्राचार्य को एक पत्र लिखा गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2022 के आंतरिक मूल्यांकन के अंक पूरित किए जाने हेतु समय वृद्धि के संबंध में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा पहले भी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा पत्र जारी किया गया था कि बहुत से ऐसे निजी डीएलएड संस्थान कई जिलों के नाम बताए गए थे जहां पर अभी तक इंटरनल मार्क्स सेंड नहीं किए गए थे। काफ़ी लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके बाद से समय बीत जाने के बाद से भी उनके द्वारा इंटरनल मार्क्स भरे नहीं गए थे। इसके बाद से अनुरोध ये किया गया कि फिर से तिथि को बढ़ाया जाए। उसी पर एक्शन लेते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने फिर से एक बार तिथि बढ़ा दी है और 14 जुलाई 2022 के सुबह 10 बजे से लेकर के 15 जुलाई 2022 के शाम 5 बजे तक फिर से ये निजी डीएलएड संस्थान अपना इंटरनल मार्क्स भर सकते हैं। और जो डाइट होंगे उनके द्वारा अप्रूव करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई 2022 के शाम 5 बजे तक निर्धारित कर दी गई है। निश्चित तौर पर इन्हीं सब की वजह से रिजल्ट में विलंब होता है और इस बार भी उम्मीदें हैं कि पीएनपी के द्वारा जो पहले प्रस्तावित तिथि बताई गई थी मिड जुलाई 2022, अब उस पर रिजल्ट घोषित होना लगभग असंभव हो चुका है। अब डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ही घोषित हो पाएगा, ऐसी सूचना दी जा रही है पीएनपी कार्यालय के द्वारा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।